एवरीवन, डियर चिल्ड्रन, आज हम साइंस का क्लास 6 का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, भोजन कहाँ से आता है। डियर बच्चों, ये विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है और हिंदी में है और हिंदी में ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भोजन कहाँ से आता है। इस चैप्टर में ये बताया गया कि जो भी हम भोजन करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, किन चीज़ों से मिलता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपके दोस्त ने कल और आज एक प्रकार का ही आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो पूछ रहा है कि आज आपने क्या खाया और फिर आप पता लगाइए कि आपके दोस्त ने क्या खाया आज। और पूछ रहा है क्या हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग समय पर। तो हाँ, सुबह में नाश्ते में अलग खाना खाते हैं, दोपहर को लंच में अलग और शाम को डिनर में हम अलग प्रकार का भोजन करते हैं सभी। 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ, मतलब अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें। इसका मतलब ये है। क्रियाकलाप 1, मतलब कि यहाँ पे एक्टिविटी दी है गई है और उसमें क्या बता रहे हैं देखते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। मतलब जो दोस्त आपके स्कूल में हैं उनसे पूछिए आप कि वो आज क्या खाएंगे पूरे दिन या वो क्या खाते हैं। और अलग अलग अगर राज्यों में रह रहे हैं तो उनसे पूछिएगा कि उनके राज्य में सबसे फेमस चीज़ क्या है। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिएगा कोई बच्चा पंजाब से है तो वहाँ की क्या सबसे मेन खाद्य चीज़ है, साग और मक्का की रोटी। इसी तरह से कोई अगर साउथ से है तो वहाँ पे इडली डोसा ज़्यादा खाया जाता है। तो आप अलग अलग बच्चों से पूछिए अलग अलग स्टेट के कि वो वहाँ पे उनके स्टेट में क्या खाया जाता है और फिर उसको सूचीबद्ध भी कीजिएगा। जैसे ये सारणी 1.1 है, इसमें विद्यार्थियों के नाम लिखिए अपने दोस्तों के और वो पूरे दिन में क्या उन्होंने खाद्य पदार्थ खाए, क्या खाने की चीज़ें खाई, वो यहाँ पे आपको टिक करना है। मान लीजिए यहाँ पे किसी अपने दोस्त का नाम लिख दीजिए और पूरे दिन में उसने क्या क्या चीज़ें खाई वो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। फिर दूसरे दोस्त का नाम लिखिए, फिर उसने क्या क्या खाई यहाँ पे ऐड कीजिएगा। फिर तीसरे दोस्त का, फिर उसने क्या क्या चीज़ें खाई यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा बच्चों, ये कुछ खाद्य पदार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। ये इडली है और ये चटनी सांभर और ये मछली और ये कोई और अलग डिश है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चित्र 1.1, खाने की ये सभी चीज़ें सब किससे बनी हैं। जो अभी हमने चित्र 1.1 में देखी हैं, सांभर वगैरह इडली वगैरह, वो पता लगाइएगा वो किस चीज़ से बनी है। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। मतलब जो हम चावल खाते हैं अपने घर में तो वो सिर्फ 2 चीज़ों से बना है। मतलब पानी उबाल लो, उबला हुआ पानी, और कच्चे चावल उसमें डाल दो, उसी से सिर्फ 2 चीज़ों से वो बनकर तैयार हो जाता है चावल। वहीं दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई घटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। देखो, चावल तो 2 चीज़ों से बन गए, पानी से, उबले हुए पानी से, और चावल डाल दिए उसमें, उससे बन गए। लेकिन अगर हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें हमें कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम नमक डालते हैं, मसाला, तेल, हल्दी, मिर्च, और फिर सब्जी भी हमें चाहिए होती है। क्रियाकलाप 2 यानी कि एक्टिविटी 2। अब एक्टिविटी 2 में क्या बता रहे हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम एवं उससे प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। मतलब कहने का ये है कि कुछ चीज़ें जो आप जानते हैं कि किन्हीं वस्तुओं के नाम, उनको बनाने के लिए क्या क्या हमें चीज़ें लगेंगी,
वो अपने दोस्तों से पूछिए और जो घर पे बड़े हैं उनसे पूछ करके एक सारणी बनाइएगा, एक टेबल बनाइएगा, उसमें वो चीज़ें लिखी जाएंगी। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। मतलब कि 1.2 एक सारणी दी हुई है नीचे, उसमें कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं लेकिन कुछ के नहीं दिए हुए हैं। तो वो जो नहीं दिए हुए कुछ के नाम वो हमें अपनी तरफ से जोड़ने हैं उसमें। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। यहाँ पे कुछ खाद्य व्यंजनों के नाम लिखे हुए हैं, ये खाद्य पदार्थों के, और कुछ इधर कच्ची सामग्री लिखी हुई है कि किस सामग्री से वो खाद्य पदार्थ तैयार हुआ है। जैसे रोटी चपाती, तो रोटी चपाती बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एक तो आटा लेना पड़ता है, दूसरा जल यानी पानी लेना पड़ता है। फिर अगर हम दाल बनाएंगे तो हमें कच्ची दाल लेंगे पहले, फिर पानी लेंगे, फिर नमक लेंगे, फिर तेल घी और मसाले लेंगे, तब हमारी दाल बनेगी। अब यहाँ पे यहाँ ये कॉलम उन्होंने छोड़ दिया है। अब हमें अपनी तरफ से जोड़ना है। मान लीजिए हमें क्या चावल बनाना है, मान लीजिए हमें चावल बनाना है, तो उसके लिए क्या चावल और क्या पानी, बस 2 चीज़ों से हमारे चावल बन जाएंगे। ठीक है। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? वो कह रहा है कि अपनी कक्षा में ये चर्चा कीजिएगा कि हमने जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई थी उनमें क्या सभी चीज़ों में एक जैसे हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए थे, मतलब एक ही तरह की चीज़ें इस्तेमाल की थी, या अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमने इस्तेमाल की थी, और ये जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की उसमें वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई, इसके बारे में हमें पढ़ना है। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाने की चीज़ें और वो कहाँ से हमें मिलती हैं, वो स्रोत उनके क्या हैं, किस चीज़ से हमें वो मिलेंगी। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल एवं सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेत में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी, इससे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। चित्र 1.3। अब ये कह रहा है चित्र 1.2a, मतलब कि ये है 1.2a। देखिए ये क्या धान के खेत हैं, ये देखिए धान के खेत। फिर कह रहा है 1.2b। अब 2b में क्या है, ये गेहूं के खेत हैं ये, और ये इस पे भी गेहूं लदा हुआ है। गेहूं का परिवहन और गेहूं के अनाज के स्रोत है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो सब्जियां हो गई, गेहूं, अनाज हो गया, वो तो हमें पेड़ों से प्राप्त हुए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे दूध है, अंडा, मुर्गा, मछली, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं? ये हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, एनिमल से। ये देखिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। ये देखिए फ्रूट्स हैं, ये कहाँ से मिले हमें? पेड़ों से। और ये क्या है? दाल, खिचड़ी है, तो ये दाल चावल से बनी है, ये कहाँ से मिले हमें? पेड़ों से। लेकिन ये नीचे क्या है? ये मुर्गा और अंडा, ये किससे मिला हमें? जंतुओं से, जानवरों से मिला। क्रियाकलाप 3 यानी कि एक्टिविटी 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानतब उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उद्योग जैसे कि मक्खन, क्रीम
घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हो जो हमें दूध देते हैं? कहने का मतलब है कि गाय, भैंस, बकरी दूध देती हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या कोई और जंतु है जो हमें दूध दे सकता है? दूसरा, हमें दूध पशुओं से प्राप्त होता है। मक्खन भी दूध से हमें मिलता है, तो पशुओं से ही प्राप्त होता है एक तरह से। अब सारणी 1.2 को देखते हैं। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन संग घटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत, मतलब कि खाने की चीज़ों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और वो किन किन सामग्रियों से मिलके बने हैं और वो सामग्रियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। जैसे इडली है, इडली किससे बनेगी? चावल से बनेगी। और चावल कहाँ से आएगा? पौधे से। पौधे को पादप भी बोलते हैं। और इडली में क्या पड़ेगा? उड़द की दाल। उड़द की दाल कहाँ से आएगी? पौधे से। नमक, नमक डलेगा तो वो क्या है? नमक तो नेचुरल है, प्राकृतिक है। जल, जल भी प्राकृतिक है। ये इतनी सारी चीज़ें इडली में डलेंगी। इतनी सारी चीज़ें इडली में डालते हैं। क्या? चावल, उड़द की दाल, नमक और पानी। चावल और उड़द की दाल तो पौधों से मिल जाती है हमें। अब हमें अगर चिकन करी बनानी है तो उसके लिए हमें चिकन चाहिए, जो कि हमें जंतुओं से अर्थात जानवरों से मिलेगा। फिर मसाला चाहिए, मसाला हमें पौधों से मिलेगा। तेल, घी, तेल, घी हमें पौधे और जंतु दोनों से मिलते हैं, क्योंकि पौधों से हमें सरसों का तेल मिलता है और घी हमें जंतुओं से यानी कि गाय, भैंस के दूध से हमें घी प्राप्त होता है। जल, जल की ज़रूरत पड़ेगी। पानी, यानी कि पानी क्या है? प्राकृतिक है। दूध, ठीक है। चिकन करी अगर हमें बनानी हो तो ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे लगेंगे। तीसरा, हमें अगर खीर बनानी हो तब हमें क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए। दूध कहाँ से मिलेगा? जंतुओं से यानी जानवर से। और चावल, चावल कहाँ से मिलेंगे? पौधों से। चीनी, चीनी भी पौधों से मिलेगी, क्योंकि चीनी गन्ने से बनाई जाती है, सबको पता। 1.3 भोजन के रूप में पौधों के भाग और उन जंतु उत्पाद कि जो हम भोजन में खाते हैं, पौधे का कौन सा भाग हम खाते हैं और जंतु के कौन से उत्पाद हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं, मतलब ज़्यादातर भोजन हमें पौधों से ही मिलता है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम जो खा रहे हैं, पौधे अपने भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं पौधों को, उनका कौन कौन सा भाग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पत्तियाँ वाली अनेक सब्जियाँ खाते हैं, जैसे पत्तियों से हम साग बनाते हैं, भुर्जी बनाते हैं, और भी जैसे पत्ता गोभी खाते हैं, तो हम पत्ते वाली बहुत सारी सब्जियाँ खाते हैं अपने भोजन में। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कुछ पौधों के हम फल खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4 कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिएगा। यानी कि सीताफल और काशी फल का किसकी बात हो रही है? कद्दू की बात हो रही है। ये कह रहा है कि फूलों को, उसके फल नहीं लेना, फूल लेना है, और चावल को पीस करके उसकी एक घोल तैयार करना है और उसमें उसको डुबो करके पकौड़ी के फूल जो है उसको डुबो करके उसमें और एक पकौड़ी तैयार करनी है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं? मतलब कि कई सारे पौधे ऐसे हैं उनके जिनके एक से ज़्यादा भागों का प्रयोग हम अपने खाने में करते हैं। जैसे सरसों का पेड़ हो गया, उसके बीजों से तेल बनता है और उससे साग बनाते हैं हम उसकी पत्तियों से। इसी तरह से केले के पेड़ से भी हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? पेड़ का चित्र है और इसमें बताया गया पादप के खाने योग्य भाग। अब कुछ चीज़ों में क्या है कि किसी पेड़ की जड़ खाई जाती है, किसी की पत्तियां खाई जाती हैं, किसी का तना, किसी का फल और किसी का फूल और किसी की कलियों को हम खाते हैं अपने भोजन में। ठीक है, इसमें बताया गया, पहले आप ये समझ लीजिएगा। देखो ये क्या है? मूल तंत्र है। इसका जो जड़ वाला भाग है इसको बोलते हैं मूल तंत्र, और जो जड़ से ऊपर का भाग है उसे बोलते हैं प्रोह तंत्र।
मूल तंत्र में प्राथमिक मूल ये पहली जड़ होती है और द्वितीयक मूल दूसरी जड़, ये प्राथमिक जड़ है इसकी और ये दूसरी, मतलब प्राथमिक माने पहली जड़ फिर दूसरी जड़, ठीक है। फिर ये क्या है, पुष्प माने फूल हैं इसके, ये इसके फल हैं पेड़ के, और ये क्या है, तना, यहाँ पे इसे स्तंभ भी बोलते हैं, और ये पत्तियाँ हैं। फिर ये नोट है, जहाँ से हमारी ये शाखा निकलती है या पत्ती निकलती है उसको बोलते हैं नोट। और ये तने में से निकल के ऐसे जब जाती है तो उसको बोलते हैं इंटर नोट। और ये जो छोटी छोटी आती है इसको बोलते हैं कलिका या कली। ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है पेड़ के भाग के बारे में, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? अगर आपको पता हो किसी पौधे के बारे में जिसके 2 से अधिक भाग खाए जाते हो तो आप वहाँ उसका नाम लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 4 यानी कि एक्टिविटी 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिसका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। देखो बच्चों, ये सारणी 1.4 है, भोजन के रूप में पौधों के भाग हमें यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। जैसे बैंगन का भरता अगर हमें बनाना है तो हम उसके लिए क्या लगेगा, हमें बैंगन लगेगा। बैंगन क्या है, पौधों से मिलता है, और पौधों का क्या है, फल है, मतलब पौधों का कौन सा भाग हुआ, फल। अब उसमें मिर्च मसाले डलेंगे तो मिर्च भी क्या है, फल है पेड़ का, ठीक है। और अन्य मसाले वो भी ज़्यादातर फल ही हैं। तीसरी चीज़ उसमें क्या पड़ेगी, तेल पड़ेगी, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। तेल, मूंगफली, सरसों ये कहाँ से हमें मिलते हैं, बीजों से मिलते हैं। अब यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी कोई, जैसे ये बैंगन का भरता है, कोई आप दूसरी डिश यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसमें जो चीज़ें पड़ेंगी यहाँ पे आप लिखो, और वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ऐसे 3 नंबर पे आप कोई तीसरी डिश लिखिए और किन चीज़ों से बनेगी यहाँ पे लिखिएगा, और वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी वो यहाँ पे लिखनी है। ये देखिएगा बच्चों, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले होते हैं, मतलब कि कोई भी पत्ता ऐसे ही तोड़ के नहीं खाना चाहिए, या किसी भी पौधे को ऐसे नहीं खा लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कई बार पौधे क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डालकर तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज के बाहर से निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। जैसे चित्र 1.5 या 1.6। देखो बच्चों, ये साबुत मूंग ली गई है, इसको क्या पानी में डाला गया, रात भर के लिए पानी में भिगोएगा, फिर उस पानी को निथार दिया गया, फिर उस जो गीले दाने थे उसको जो है एक गीले कपड़े में भिगो करके 1 दिन के लिए रख दिया गया, और उसी से ये क्या, इसमें स्प्राउट ये निकल गया, अंकुरित अनाज। अगर वो अंकुरित नहीं हुए हैं, यानी कि यहाँ पे यदि नहीं, तो बीजों को पानी से धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकला हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? मान लीजिए 1 दिन में आपका कोई दाल या चना अंकुरित नहीं होता है, तो उसको आप अगले दिन के लिए गीले कपड़े में लपेट करके रख दें, तो उसमें से ज़रूर ही अंकुर निकलेगा, ठीक है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इसमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। मतलब कि जो अंकुरित अनाज है उसको आप उबाल के भी खा सकते हैं, और उसमें थोड़े मसाले वगैरह मिला करके या उसे फ्राई करके भी आप खा सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए चने को इन्होंने अंकुरित किया है, इसमें से जो वाइट निकल रहे हैं स्प्राउट इसके, यानी कि अंकुरित।
अनाज हो गया है, अब ये अंकुरित चना बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। वो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? अब शहद किससे मिलता है? मधुमक्खियों से। मधुमक्खियाँ की क्या करती हैं, फूल के रस को लेती हैं और उसको एक छत्ते में स्टोर करती रहती हैं। भंडारित माने इकट्ठा करती रहती हैं, एक छत्ता बनाती हैं, उसमें वो इकट्ठा करती रहती हैं। किसको? शहद को। मतलब उस फूलों के रस को, मीठे रस को फूलों के इकट्ठा करती रहती हैं और उसी से वो शहद बनता है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। वो जो नेक्टर निकालती हैं फूलों से मक्खियाँ, वो सिर्फ साल में कुछ ही दिनों के लिए मिलता है मधुमक्खियों को फूलों से, सारे पूरे वर्ष नहीं मिलता। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब क्योंकि फूलों का वो रस जो है, मीठा रस, वो कुछ ही दिनों के लिए मिलता है पूरे साल में, इसलिए वो मक्खियाँ क्या करती हैं, सारे फूलों में से मीठा रस निकाल करके वो एक छत्ते में इकट्ठा कर देती हैं और फिर सारे पूरे वर्ष उसमें से खाती रहती हैं अपने भोजन के रूप में। ये देखिए बच्चों, ये मक्खी का छत्ता है, मधुमक्खियाँ हैं ये, और इसके ये इस पार्ट में ये अपने शहद को स्टोर करती हैं। जंतु क्या खाते हैं? अब देखो, जंतु से हमें दूध, मीट, अंडा वगैरह मिलता है, लेकिन अब जंतु क्या खाते हैं वो भी एक सोचने वाला विषय है। तो यहाँ पे दिखाया गया है क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे कीट को खाते हुए देखा है? कहने का मतलब, अगर आपके कोई जंतु आप पाल रहे हैं, पेट एनिमल है आपके, तो आप उसको क्या खिलाते हैं वो आपको अच्छे से पता होगा। मान लीजिए कुत्ता है तो आप कुत्ते को क्या दूध पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे। कोई कुत्ते मांस भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उनको देंगे। और भैंस है तो वो भैंस चारा खाएगी। बकरी है, बकरी भी प्लांट्स से जो चारा मिलता है वो खाएंगी। अभी इसी तरह से कबूतर, छिपकली और गिलहरी क्या खाती हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। अब चित्र 1.8 में इन्होंने दिखाया है गिलहरी को। ये है गिलहरी, देखिए, ये है गिलहरी, देखिए। और ये चित्र क्या है, 1.8, गिलहरी अखरोट खाते हुए। गिलहरी क्या खा रही है? अखरोट खा रही है। क्रियाकलाप 6, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब सारणी 1.5 ये है, यहाँ पे जंतु और उनके भोजन के नाम लिखे हैं। जैसे देखिए, जंतुओं के नाम क्या है पहले, जिस जंतु के नाम यहाँ पे भैंस लिखा है। भैंस क्या क्या खाती है? घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज, पत्तियाँ खाती है। इसी तरह से बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतुओं को खाती है, पक्षियों को खाती है, दूध पी जाती है। ठीक है। चूहा है, चूहा क्या खाएगा? घर में जितनी चीज़ें हैं, अनाज है, वो खा लेगा चूहा। फल रखे हैं अगर हमारे घर में तो उसे भी खा लेता है, सब्जियों को खा लेता है। ठीक है। शेर क्या खाएगा? शेर दूसरों का मांस खाता है, दूसरे जंतुओं का। बाघ भी दूसरे जंतुओं का मांस खा लेता है। बकरी भी क्या करती है? जो छोटे दूसरे इंसेक्ट होते हैं, कीटाणु होते हैं, कीट पतंगे, उनको खाती है। जैसे अपने जाले में वो फांस लेती है मच्छर मक्खियों वगैरह को, और उसको खाती है मकड़ी। छिपकली क्या खाती है? मच्छरों को खाती है, मक्खियों को खाती है, और जो छोटे छोटे और इंसेक्ट हैं उनको खा लेती है छिपकली। गाय क्या खाएगी? गाय भी घास खाएगी, खली खाएगी और पत्तियाँ खाएगी। इसके अलावा भूसा खाएगी। मनुष्य क्या खाते हैं? मनुष्य अनाज भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही भी खाते हैं, और
अंडा भी खाएंगे, मतलब वो सब तरह की चीज़ें खा लेते हैं, सभी चीज़ें खाने वाला इंसान, मांस भी और प्लांट्स की चीज़ें भी और जंतुओं से जितनी भी प्राप्त होती हैं चीज़ें वो सब खा। तितली क्या खाती है? तितली फलों का रस पीती है। कौवा क्या खाता है? कौवा मांस भी खा लेता है और वो रोटी अनाज भी खाता है। क्रियाकलाप 7 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 भागों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो पौधों और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित कीजिएगा। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो सिर्फ प्लांट्स से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं, पौधों से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? शाकाहारी। और जो सिर्फ मांस खाते हैं उन्हें बोलते हैं मांसाहारी। और जो शाखा मतलब जो प्लांट से मिलने वाली चीज़ें और मांस वगैरह दोनों ही चीज़ें खा लेते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाहारी। तो अभी हमने क्या देखा था? 1.5 में कुछ पक्षियों के नाम थे, पशुओं के नाम थे जो सिर्फ शाखा खाते हैं, मतलब कि पौधों से प्राप्त चीज़ें खाते हैं, उनको शाकाहारी की सारणी में रखना है। और जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी में रखना है। और जो सारी चीज़ें खा लेते हैं उन्हें सर्वाहारी में रखना है। देखते हैं कौन कौन से पशु पक्षी हैं। अब देखिए भैंस है, भैंस को कहाँ रखेंगे हम? शाकाहारी में, क्योंकि भैंस क्या है? सिर्फ पौधों से प्राप्त चीज़ों को खाती है, तो ये भैंस हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, भैंस को। दूसरा क्या है? बिल्ली। अब बिल्ली क्या करती है? बिल्ली जो है वो मांस भी खाती है और खाना भी खा लेती है, तो वो उसको किस में रखेंगे? सर्वाहारी में रख देंगे बिल्ली को, यहाँ पे रख देंगे बिल्ली। फिर क्या है? चूहा। चूहा भी दोनों ही चीज़ें खा लेता है, अन्न भी खा लेता है और मांस भी, तो चूहे को भी इधर रख देंगे सर्वाहारी में। शेर। शेर को मांसाहार में रखेंगे। बाघ को भी मांसाहार में रखेंगे। मकड़ी। मकड़ी को भी मांसाहार में रखेंगे क्योंकि वो सिर्फ छिपकली। छिपकली भी मांसाहारी। गाय। गाय को रखेंगे शाकाहारी में। मनुष्य। मनुष्य को सर्वाहारी में, क्योंकि मनुष्य प्लांट्स और डेयरी प्रोडक्ट और फ्लैश सभी चीज़ें खा लेता है। तितली को रखेंगे शाकाहारी में क्योंकि फूलों का रस पीती है। और कौवा सर्वाहारी में आएगा क्योंकि कौवा अन्न और मांस दोनों ही खा लेता है। साहिली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मनुष्य सारा कुछ खा लेता है, प्लांट से प्राप्त चीज़ें भी और मांस भी खाता है, तो उसको सर्वाहारी में रखेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था साइंस क्लास 6 का। ये बस इतना ही। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।